दिन है 11 नवंबर और आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है 122 विधानसभा सीटों पर। हम आपको बता दें, आज जो मतदान होने वाला है वो बिहार के बॉर्डर टचिंग इलाकों में है, जो बॉर्डर वेस्ट बंगाल को टच करता है, झारखंड को टच करता है, नेपाल को टच करता है। अगर इस समीकरण को हम देखें 2020 के हिसाब से तो 2020 में एनडीए इन इलाकों में बढ़ोतरी पर थी। वोट बैंक एनडीए का इन इलाकों में मजबूत माना जाता है। और अभी 9:30-10 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज हुए हैं फेज 2 के, उसका परफेक्ट डाटा हमारे पास मौजूद है कि अररिया में, अरवल में, औरंगाबाद में कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुके हैं। हम आपको बारीकी से एक एक चीज बताएंगे कि क्या वोटिंग परसेंटेज है, किस तरफ का रुझान है और लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मतदान देने। इसी सिलसिले में हमारे न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी। हम बारीकी से हर चीजों पर बात करेंगे और एक एक करके आपको बताएंगे कि आने वाले समय में, आने वाले घंटों में परसेंटेज जो है वो कितना आगे बढ़ा है। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे रहेगा सर कि 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे पास आ गया है। क्या संतुष्ट हैं इस फिगर से और क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा? बेहतर फिगर है, बहुत ही बेहतर है। जैसा हमें पहले फेज में हमने 121 सीटों पे देखा था, जो चुनाव मतदान प्रतिशत जो था वो पिछली बार 2020 के मुकाबले में वो काफ़ी ज़्यादा था। लगभग 8 से 9% मतदान ज़्यादा हुए थे। और इस बार भी हमें शुरुआती जो 2 घंटे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो कैसे वोटिंग को लेकर के लोगों में, महिलाओं में खासकर ज़्यादा उत्साह है, तो उससे तो हमें यही लग रहा है जो वोटिंग परसेंटेज इस बार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। पिछली बार की यदि हम बात करें तो लगभग 58% से ज़्यादा मतदान हुए थे 2020 के चुनाव में। जिन 122 सीटों पे आज चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे 65-65% मतदान थे। तो और अभी यदि पहले शुरुआती 2 घंटे में यदि 15% लगभग मतदान हो चुका है, तो निश्चित रूप से ये आने वाले जो समय है और जब घंटे बीतेंगे मतदान के, तो वो फिगर और बेहतर होगा। क्योंकि कल रात में हमारी न्यूज रूम में ये चर्चा हो रही थी कि जो शाम 6:55 में दिल्ली में ब्लास्ट होता है, 8:30 से 9 बजे के बीच में पटना के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, बिहार के रेलवे स्टेशन हैं, पुलिस बल वहां बढ़ा दिए जाते हैं। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है और ये बात भी होती है सर कि कहीं ना कहीं बिहार भी रेड अलर्ट जोन में रहता है, हाई अलर्ट जोन में रहता है उस हादसे के बाद। तो ये हम कयास लगा रहे थे कि शायद आज के दिन जो है वो वोटिंग परसेंटेज बिहार का कम हो, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे नहीं लगता है जो दिल्ली में जो घटना हुई है उसका कोई असर बिहार पे पड़ने वाला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई ऐसा नहीं। हर इलेक्शन स्टेट में जहाँ पे चुनाव होने होते हैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर रहती है, चौकस भी रहती है। तो ऑलरेडी वहाँ सभी चीज़ें तैयारी पूर्ण थी, सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता। अब जो बिहार में चीज़ें दिख रही हैं, जो आपने भी कहा, जो अलर्ट है और स्टेशनों पे, बस अड्डों पे, चाहे प्रमुख चौक चौराहों पे, वो अतिरिक्त है। वो जो पहले से इनकी प्लानिंग थी, जो पहले से पुलिस प्रशासन का, पुलिस मुख्यालय की जो प्लानिंग थी इलेक्शन को लेकर के, खासकर जिन 20 जिलों में आज चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, उन जिलों में उन लोगों ने पहले से एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है, एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने लगा रखा है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो मतदाता हैं उनमें किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई आशंका नहीं थी जो आज वोटिंग के लिए वो निकलेंगे या नहीं, या फिर उनके साथ कोई ऐसी कोई दिक्कतें आएंगी। यदि ये घटना बिहार में होती तो शायद हमें लग सकता था जो इसका इम्पैक्ट कुछ अलग पड़ता, लेकिन जब वो घटना वहां नहीं हुई है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जो बेहतर मतदान का प्रतिशत रहेगा। और जैसे क्या लगता है फर्स्ट फेज का परसेंटेज क्रॉस किया जाएगा? बिल्कुल क्रॉस कर जाएगा। जो यदि मान लीजिए पिछली बार 56% वोट फर्स्ट फेज में था 2020 में, और वो 65%, 64.65% का वोटिंग परसेंटेज हुआ, तो इस बार भी वो है 65% का आंकड़ा निश्चित रूप से बिहार क्रॉस करेगा इस बार भी। और मुझे लगता है जो महिलाओं का उत्साह जो जिस तरीके से दिख रहा है, पुरुषों का दिख रहा है, लंबी लंबी कतारें दिख रही है सुबह के, आप समझिए ना, जो 2 घंटे के अंदर यदि बड़ी कतारें मतदाताओं की नजर आ रही हैं ग्राउंड में, तो वो संकेत है, बेहतर संकेत है, जो मतदान को लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने को निकल सकते हैं। प्रशासनिक तैयारी भी अपनी ओर से उन्होंने जो बेहतर प्रयास किए हैं वो सभी चीजें ग्राउंड में अब दिख रही है। बिल्कुल। एक सवाल ये लेना चाहूंगा आपसे शैलेंद्र जी की फेज 2 का जो अब मतदान हो रहा है आज, वो सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा है। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में हमने 2020 का आंकड़ा निकाला था तो एनडीए जो है वो 62 से 63% की बढ़ोतरी पर थी इन क्षेत्रों में, मतलब एनडीए का खासा दबदबा रहा है।
क्या लगता है वो दोहराया जाएगा इस बार भी? और खैर अभी तो इस पे कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बिल्कुल। लेकिन क्या वो 2020 का जो स्टैट था, क्योंकि आप देखेंगे एलजेपीआर जो रामविलास की पार्टी है वो भी मैक्सिमम इन्हीं सीट से चुनाव लड़ रही है। आप देखिए सीमांचल पे भी मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, लेकिन क्या जो 2020 में एनडीए का इंपैक्ट रहा था ये बॉर्डर टचिंग जिलों में या विधानसभा सीटों में, वो दोबारा 2025 में भी हमें देखने को मिलेगा? रहेगा वो, क्योंकि देखिए जो 2020 में और 25 में अंतर, सबसे बड़ा अंतर बस यही है, जो 2020 में एलजेपीआर बाहर थी एनडीए से और इस बार वो उनके साथ है। मतदान का प्रतिशत जैसे हमने पहले का जो बढ़ेगा, तो वैसे ही एनडीए का परफॉर्मेंस जो है ना वो भी बढ़ेगा। यही वजह है, जो देखिए प्रधानमंत्री जो चुनावी सभाएं की हैं, उन्होंने 14 चुनावी सभाएं की, अमित शाह ने 33 या 36 सभाएं की हैं, उसमें से 70% इन्हीं क्षेत्रों में इन्हीं था। क्षेत्रों में वो बिल्कुल रहा बिल्कुल था। बिल्कुल। तो इस वजह से वो इम्पैक्ट बड़ा होगा। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे, यानी तमाम जो स्टार प्रचारक एनडीए के रहे हैं वो इन इलाकों में। यही वजह है जो उनको ही उनके देखा देखी ही महागठबंधन के जो स्टार प्रचारक है, चाहे वो राहुल गांधी रहे हो, चाहे वो प्रियंका गांधी बाद में आई थी, या फिर एक दो तीन सभाएं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की है, तो वो बाद में वो जरूर इन इलाकों में पहुंचे थे। तो एनडीए के सामने ये चुनौती है, जो वो अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रखे वो आने वाले इस चुनाव में, सेकंड फेज में। और मुझे लगता है जो उसमें वो सफल साबित भी रहेंगे, क्योंकि जब तक कि कुछ मतलब कि ऐसे कह सकते हैं जो अनचाही चीजें उनके साथ ना हो जाए, क्योंकि वोटर्स निकल रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी और कहा भी था, लोग भी समझ रहे हैं, दर्शक जान रहे हैं, जो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए योजनाओं को लागू किया पिछले 6 महीनों में, चुनाव के ठीक पहले 6 महीनों में, उसका इम्पैक्ट बड़ा है। अलग अलग, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविकाएं हो, चाहे वो जल सहिया हो, चाहे आप महिला रोजगार योजना के जरिए 10,000 रुपए देने का, तो वो उन सभी चीजों का इम्पैक्ट हमें आज के वोटिंग पे भी दिख रहा है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, महिलाएं बड़ी ये संख्या में एक आ रही फैक्टर तो है जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। प्रशंसा क्या, मतलब ये कहीं ना कहीं फैक्ट चेक्ड है। 10-10 हजार रुपए जो खाते में आए, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं वोट परसेंटेज बढ़ा है तो एंटी इनकम्बेंसी ना हो गई हो, लेकिन मामला यहाँ दूसरा है। हम डाटा चेक कर रहे थे फैक्ट फेज 1 की वोटिंग का, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। महिलाएं बढ़ चढ़ करके ऐसे क्षेत्रों में से जहां पे पहले महिलाएं नहीं निकलती थी मतदान करने, लेकिन अब क्या देखा गया है कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। खैर हम बात करेंगे आपसे सीमांचल के बारे में सर। सीमांचल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, एमआईएम यहीं पे अपना प्रदर्शन कर रही है और मैक्सिमम मुझे लगता है 24 सीटें हैं यहाँ। 24 सीटें हैं जी, 4 जिलों में 24 सीटें हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने सारे प्रत्याशी लगभग लगभग सीमांचल के क्षेत्र में ही उतारे हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि सीमांचल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार के विधानसभा चुनाव को आप ले लीजिए या लोकसभा चुनाव के ले लीजिए, क्या कहिएगा इस पे? ये देखिए बहुत बड़ा फैक्टर ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। आप इसको इसके नज़रिए से भी देखिए, रिजल्ट के नज़रिए से भी देखेंगे, सेकंड फेज के रिजल्ट में, यानी जो 122 सीटों पे चुनाव अभी आज मतदान हो रहा है, उसमें 24 सीटें सीमांचल से आती हैं। और पिछली बार का यदि हम आंकड़ा देखें, तो इन सीमांचल में लगभग, मतलब कि मुझे लगता है 12 या 13 सीटें एनडीए के पास थी और 10 से 12 सीटें जो थी वो महागठबंधन के पास थी। इस बार वो फिगर उल्टा करने की कोशिशों में है। देखिए जो पिछली बार चुनाव जो हुए थे 2020 में, उस समय जो ओवैसी की पार्टी थी एआईएमएम आईएमएम, उसको उन्होंने 5 सीटें जीती। हालांकि अलग बात है जो उसमें चार विधायक चले गए आरजेडी में, लेकिन बावजूद उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा था। इस बार भी ओवैसी जब अपनी चुनावी बहुत हमले किए जा रहे थे, बहुत हमले, उन्होंने कहा था जो 4 का 24 से हम चुकाएंगे। तो उस 24 को लोगों ने जिस नजरिए से भी सोचा होगा, लेकिन उनका स्पष्ट टारगेट ये था, जो 24 सीटें जो सीमांचल की हैं, वहां पर वो महागठबंधन को डेंट करने वाले और बड़ा डेंट करने वाले। तो वो शायद आज मुझे लगता है जो शायद उनको देखने को मिलेगा। ये बात माना जा सकता है क्या कि ठीक है डेंट करने वाले हैं? आपका विनिंग परसेंटेज, शायद आपने ये दावा तो कर दिया कि हम 24 सीट जीतने वाले हैं। आप भले 5 जीते 10 जीते, वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन क्या वोट काटने वाला फैक्टर होने वाला है महागठबंधन के लिए? वो कटेगा, बहुत ज्यादा कटेगा, क्योंकि देखिए ये जो शुरुआत के मतलब कि कुछ महीनों में था, जो ये चाह रहे थे जो हमें सिर्फ 6 सीटें दे दी जाए, महागठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ना चाहते थे वैसे, और सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे। इसको लेकर के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी तक लिख दी थी। अलग बात है जो
अख्तरुल इमाम का संबंध पहले आरजेडी से रहा है, वो पहले उसमें रह चुके थे, तो उनके अपने व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं पार्टी नेताओं से, तो उन्होंने उस नाते ही चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था जो उनको महागठबंधन में शामिल किया। तो 24 सीटें इनको मिले ना मिले अलग बात है, जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन वो नुकसान तो जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जो मुसलमान वोटर, जो 4 जिले जिन पे हम लोग कह भी रहे हैं, जो पूर्णिया है, चाहे कटिहार है, किशनगंज है, अररिया है, इन सभी जिलों में मुसलमानों का जो परसेंटेज, वोटर परसेंटेज, वो बहुत ज्यादा है। किसी में 66 है, किसी में 64 है, किसी में 56 है, किसी में 48 है। तो आप समझिए जो मोर देन यदि 50% मुसलमान वोटर है, तो निश्चित रूप से वो वोटिंग जो होगी वो दोनों में बढ़ जाएगी, चाहे वो ओवैसी की पार्टी में चले जाए या चाहे वो महागठबंधन में चले जाए। तो असर तो ये होगा, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों का ये खुलकर कहना था, जो बहुत सारे मुद्दों को लेकर के इन्होंने, ओवैसी साहब ने, बैरिस्टर साहब उनको बोलते हैं लोग, जो उन्होंने बहुत अच्छी पहल की उन्होंने की थी। जैसे उसमें एक बहुत चर्चित था जो कोचा धामन को रेलवे स्टेशन बनाने की मांग को लेकर के। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेके ओवैसी ने एड्रेस किया था और उसको लेकर के लोगों ने उनको वोट किया। पिछली बार भी बहुत लोग इस बात से भी इस बार नाराज हैं, जो कैसे उन्होंने जिन 4 विधायकों को जिताया था ओवैसी के नाम पे, वो कैसे आरजेडी में शामिल हो। तो एक नाराजगी वो भी है। तो महागठबंधन को तो वैसे भी डेंट उन सब चीजों को कहीं ना कहीं खुन्नस भरा पड़ा है, खुन्नस भी बड़ा पड़ा है। देखिए यही वजह है जो मुझे लगता है, जो 1 या 2 सीटें ऐसी भी है, जैसे जो 122 कहा जा रहा है, ये भी आंकड़ा है, जो 126 सीटों पे महागठबंधन लड़ रहा है, यानी 3-4 सीटों पे आपस में एमआईएम शिफ्ट हो सकता है। हाँ, आपस में ही ये लोग फाइट कर रहे हैं, तो इसका भी नुकसान महागठबंधन को। तो जो उम्मीदें आप कह सकते हैं ना सीमांचल से लगाने की बात, यदि आज एनडीए उससे लग रहा है जो हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा, तो वो कोई गलत भी नहीं है उसके नजरिए से। और कई बार लोगों ने उसको भी टारगेट किया, ध्रुवीकरण की भी कोशिश की थी, बीजेपी नेताओं ने यहाँ तक किया था। अमित शाह जी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा, जो हम चुन चुन कर वैसे लोगों को वापस भेजेंगे जो घुसपैठ के जरिए यहाँ पे आए हैं। खैर बहुत अच्छा से हमने समझा सीमांचल क्षेत्र का, लेकिन हम चाहेंगे सर आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है कई कई विधानसभा सीट्स पे, उनको बारीकी से इसके बारे में पता चल सके। देखिए डिटेल्स में यदि हम ये बताने की कोशिश करें, तो अररिया जो सीमांचल का ही एक जिला है, वहाँ पे 15.34% यानी लगभग 15.5% मतदान हुए। अरवल में 15% मतदान हुए, 14.95 है, मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ। औरंगाबाद में 15.43% है, बांका में 15.14% है, भागलपुर में कम है। भागलपुर में आप सब जान रहे हैं, जो भागलपुर दंगे के जो पीड़ित हैं, उनके जो उनका जो पक्ष लड़ रहे हैं कोर्ट में, अभयकांत झा, उसका वो जनसुराज से खड़े हैं। तो ये उम्मीद की जा रही थी जो उनके समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल कर आएंगे वोट करने के लिए, लेकिन शुरुआती कुछ घंटों में, जो 2 घंटे 2.5 घंटे है, वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम है, वहां सिर्फ 13.43% पोल हुआ है। गया में जो जीतन राम मांझी का इलाका है, वहां से वो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और वहीं से इस बार जो 6 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 4 सीटों पे इस बार जो है वो जो उनके इलाके का है, वो वहां पे चुनाव इस बार वो खड़े हैं एनडीए के उम्मीदवार। तो वहां पे 15.97 यानी लगभग 16% मतदान हो रहा है। जहानाबाद आप सब जान रहे हैं, जो कैसे सेनारी को लेकर के वो काफी इलाका चर्चित रहा था जातीय दंगे को लेकर के 90 के दशक के अंतिम सालों में, तो वहां पे लगभग 14% मतदान हुआ है। जमुई श्रेयसी सिंह वहां से खुद चुनाव मैदान में है, बीजेपी की उम्मीदवार हैं, हमारी स्टार मेडलिस्ट रही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पूर्व जो एमपी रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, उनकी बेटी हैं वो। वहां पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग उनसे ये नाराजगी जता रहे थे, वो एक अलग पार्ट है। तो वहां पे भी वोटिंग बहुत अच्छा हुआ, 15.77% मतदान हुआ है। कैमूर 15.08% मतदान हुआ। कटिहार कांग्रेस के वहां से सांसद हैं तारिक अनवर, जो कभी एनसीपी में रहे थे, उससे पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, और इस बार फिर वहां से, ये कांग्रेस को बड़ा उम्मीद है कटिहार में अपने प्रदर्शन को लेकर, लेकिन वोटिंग परसेंटेज वहां कम रहा, 13.77% है। किशनगंज इकलौते 2019 का लोकसभा चुनाव था जहां से गैर एनडीए दलों को एकमात्र सीट मिली थी, किशनगंज से ही एमपी की सीट। बिल्कुल। इस बार भी कांग्रेस के खाते में वो सीट है, तो वहां पे 15.81% है। वहां पे भी पॉपुलेशन जो इसको आप कहते हैं ना, जो 67% मतदाता जो है वो मुसलमान है किशनगंज में, तो वहां पे 15.81% वोटिंग हुई है। मधुबनी
13.25% मजदूर ने पेंटिंग को लेकर के, आप सभी जान रहे हैं उन चीज़ों को, तो 13.25% है। नवादा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से सटा हुआ इलाका है, 13.46% वहाँ वोटिंग हुई है। पश्चिम चंपारण चुनौती है संजय जायसवाल के लिए, जो वहाँ से सांसद है, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 15.04% वहाँ पे वोटिंग हुई है। पूर्णिया पप्पू यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए। मुझे पप्पू यादव बड़े वो लगते हैं, जुझारू लगते हैं। जुझारू हैं निश्चित रूप से। विगत कुछ सालों में, पिछले 5 से 7 सालों में या 10 सालों में वो लगातार बिहार के मुद्दों को लेकर, चीजों को लेकर, और पूर्णिया में दोनों पहुंचे थे। पीएम भी पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने को लेके, और राहुल गांधी ने भी अपनी अंतिम चुनावी सभा जो की है वो पूर्णिया और किशनगंज में की है। तो वहां पे 15.54% मतदान हुए। पूर्वी चंपारण में 14.11% मतदान हुआ है, और रोहतास में 14% मतदान हुआ, 14.16% वहाँ पे वोटिंग हुए हैं। इसके अलावा जो 3 और जिले हैं, शिवहर, जहाँ से हम सब जान रहे हैं, जो शिवहर में चेतन आनंद वहाँ से इस बार जेडीयू कैंडिडेट है, जो पिछली बार आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में विधायक बन रहे थे, लेकिन जब 2024 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए के में आ गए थे, तो उस समय उन्होंने आरजेडी छोड़ के वो इस पक्ष में चले आए थे। और वो पूर्व सांसद जो बाहुबली हैं, वो आनंद मोहन उनके बेटे हैं, तो वहाँ पे 14% मतदान हुआ। सीतामढ़ी माता जानकी की जन्मभूमि और पुनौरा धाम को लेकर के आप बहुत उनको याद रख सकते हैं, जो जल्द ही वहाँ पे कैसे केंद्र सरकार उसको सर्किट डेवलप कर रही है, तो वहाँ पे 13.49% मतदान हुआ। सुपौल जो सहरसा से मिथिलांचल का एक और इलाका है, वो वहाँ पे लगभग 15% मतदान हुए। ये तमाम फिगर हैं जो अब तक जो लेटेस्ट चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसमें ये परसेंटेज आया है। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये कहा, लेकिन एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए, बिहार में विधानसभा चुनाव तो हो रहा है, लेकिन बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं। भारत के कई शहर के कई जिलों में बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले घाटशिला का जिक्र कर लेते हैं। घाटशिला का वोटिंग परसेंटेज का फिगर इस वक्त हमारे पास मौजूद है। अभी 2 घंटे के अंदर घाटशिला में 17.33% मतदान हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर के नगरोटा में भी आज बाई इलेक्शन चल रहा है, वो 15.11% वहां पे हो गया है। जम्मू कश्मीर के ही बदगाम में 9.36% वोटिंग हो चुकी है। मिजोरम में 18.38% वहां भी बाई इलेक्शन हो रहा है। उड़ीसा के नौपाड़ा में 14.99% की मतदान अभी तक 2 घंटे में हो चुकी है। पंजाब के तरन तारन में भी आज बाई इलेक्शन है। हम आपको बता दें, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम है, 10.32% वोटिंग परसेंटेज है वहां पे अभी। शायद ये हाई अलर्ट वाला जोन था, और कल जो दिल्ली में हादसा हुआ है उसके चलते भी ये पंजाब का जो आप वोटिंग परसेंटेज देख सकते हैं तरन तारन का, वो कम दिखता हुआ आपको नजर आ रहा है। राजस्थान के अंता में भी 14.09% की जो बाई इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज है पहले 2 घंटे में, वो हमारे पास मौजूद है। तेलंगाना में भी आज बाई इलेक्शन है। तेलंगाना के जुबली हिल्स में 10.04% का जो है वो मतदान अभी तक हो गया है। खैर, हमने बात कर लिया बिहार विधानसभा के बारे में, हमने बात किया घाटशिला जो हमारे झारखंड में भी हो रहा है, हमने बात किया कि किस तरीके से जो कल का ब्लास्ट हुआ है, किस तरीके से। एक अंतिम सवाल बस आपसे लेना चाहेंगे, आने वाले 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे क्या देखते हैं सर? ग्राफ किस दिशा में जा रहा है मतदान का, खासकर बिहार में? देखिए, बिहार में उम्मीद तो यही की जा रही है, जो कम से कम वो आंकड़ा 40% तो श्योर पहुंच 12-1 बजे तक, 1 बजे तक पहुंच सकता है, वो 40% तक मतदान पहुंच सकता है। जो रुझान शुरुआती घंटों में हमें मतदाताओं का दिख रहा है। नहीं, ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह हम वोट देने जाएं, फिर 10 बजे तक फ्री हो जाएं, इसीलिए सुबह सुबह जो रुझान आता है वो बड़ा फिगर में आता है। लेकिन 11 बजे 12 बजे के बाद लोग थोड़ा सा ये कोशिश हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग मतदाता हैं जो सुबह की ठंड की वजह से वो घरों से निकलना शायद उनके घर वाले उचित नहीं समझते हैं, हाँ, तैयार ना हो, तो उनके लिए है जो वो जरूर मुझे लगता है जो 10 से 11 बजे के बाद जो वो निकलेंगे या निकले होंगे अभी मतदान को लेकर के, और मतदान का प्रतिशत बेहतर होगा, तो कुछ तो बेहतर होगा। हाँ, अलग बात है जो 1-1.5 बजे के बाद जब धूप की तपिश थोड़ी कम हो जाएगी, हालांकि ठंड है बिहार के कई जिलों में अभी बिल्कुल काफी ज्यादा ठंड है, और शीतलहरी वाली चीजें भी अब देखने को मिल रही ठंडी हवाओं की वजह से। बावजूद इसके ये उम्मीद कर सकते हैं जो 1.5-2 बजे के अंतिम घंटों में तो फिर मतदान का प्रतिशत आपको बहुत हाई दिखने। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारी टीम अभी इस वक्त बिहार में भी मौजूद है और झारखंड के घाटशिला में भी मौजूद है। पल पल का रिपोर्ट हमारे पास आ रहा है। आपने अभी सुना
कैसे हमने आपको एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज बताया है स्टार्टिंग के 2 घंटे में। हमारी एआर नाउ की टीम लगातार आपको अपडेट देती रहेगी कि आने वाले समय में कितना परसेंट मतदान हुआ और कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं पे ईवीएम खराब नहीं हो गया, या फिर कहीं पे आपको याद होगा बिहार के फेज 1 में जिस तरीके से मतदान से परे एक और परिदृश्य हमें देखने को मिला था, वो तो नहीं दिख रहा है। जुड़े रहिए एआर नाउ के साथ, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं शैलेंद्र जी, धन्यवाद।